हेलो माय वॉरियर्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पे स्वागत है। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं किसका, लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट, जिसको लिखा गया है एनी जंग के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? जी हाँ, किसके द्वारा लिखा गया? एनी जंग के द्वारा। इसके पहले आपको फर्स्ट पार्ट बताया जा चुका है जिसमें साहबे आलम नाम के लड़के की कहानी है। किसकी कहानी? साहबे आलम नाम के लड़के की कहानी है। आज की जो स्टोरी है इसमें दो बच्चों की कहानी है। एक का नाम है मुकेश, ठीक है, एक का नाम है मुकेश, और एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है सविता। जरा समझिएगा, आज की भी जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार स्टोरी है। किस तरीके से इन लड़कों के सपने हैं, इसके जरिए लड़के के सपने हैं अपनी जिंदगी को लेकर, वो इसमें बताया गया है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। मुकेश कहता है लेखिका से, लेखिका जो कि कौन है? एनीस जंग। मुकेश कहता है लेखिका से कि मैं कार चलाना चाहता हूं। तो लेखिका को बड़ा अजीब सा लगा और मुकेश के अंदर बड़ा नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस था कि मैं कार चलाना चाहता हूं। मतलब आंखों में आंखें डालकर उसने ऐसे बात की मानो कि वो अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता हो। मतलब वो किसी के लिए काम नहीं करना चाहता था, वो अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता था। इस तरीके से उसने लेखिका के सामने आंखों में आंखें डालकर बात की। तो लेखिका ने कहा क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम है? तो उसने कहा मैं आगे चलकर मोटर मैकेनिक बनूंगा और निश्चित रूप से मैं ये सब कर लूंगा। तो लेखिका कहती है, उसने विचार किया कि यार जिस तरीके से कह रहा है कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए ये सपना देखना मानो कि मृग मरीचिका के समान है, या आप ऐसे समझ सकते हो दीवा स्वप्न के समान है। क्योंकि मुकेश उन गलियों का रहने वाला व्यक्ति था, बच्चा था, उन गलियों में रहता था जो कि चूड़ी बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। मतलब फिरोजाबाद की गलियों का रहने वाला बच्चा था, जहां पर बहुत ही गंदगी, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही जर्जर स्थिति उनकी थी, बहुत ही बुरी स्थिति उन लोगों की थी। और वहां पर वो बच्चा क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार चलाना चाहता। तो ये बात बड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि वहां पर लेखिका ने देखा कि जितने भी परिवार थे, ज्यादा जो बच्चे थे, ज्यादा उनके जो बुजुर्ग थे, मतलब बच्चे, बूढ़े, लड़के, लड़कियां जितने भी थे, सब के सब एक ही काम कर रहे थे। वो कौन सा काम कर रहे थे? चूड़ी बनाने का काम कर रहे थे। और उनको जब चूड़ी बनाते हो देखती ना, तो ऐसा लगता है लेखिका को यार ये ऐसा तो नहीं है पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाना, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर उनके द्वारा चूड़ियां बनाई जा रही थी। मुकेश जो था वो उन्हीं परिवारों में से एक लड़का था, मतलब उन्हीं परिवारों में से एक लड़का था। अब क्या होता है कि वहां पर जितने भी, वहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में, मतलब जो चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा था, मतलब बच्चों से काम करवाया जा रहा था। जो बच्चे थे वहां पर काम उनसे लिया जा रहा था, क्योंकि वहां के लोगों को बिल्कुल ही ये मालूम नहीं था कि मलिन बस्तियों में, मतलब बहुत ही गंदी जगह पर, बहुत ही गंदे से कमरे में, जहां पर ना तो हवा की व्यवस्था है, ना तो प्रकाश की व्यवस्था है, जहां पर बहुत ही हाई टेम्परेचर पर काम करवाया जा रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली जब भट्टियों की बात की जाएगी, जहां पर कांच गलाने की बात की जाएगी, बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर काम करवाना बहुत ही क्या है, गैर कानूनी है। ये बात वहां के लोगों को पता नहीं थी। और अगर इस कानून को बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर लागू कर दिया जाता, कि चाइल्ड लेबर एक्ट को वहां पर अगर लागू कर दिया जाता, तो वहां पर तकरीबन 20,000 बच्चों को, कितने, एक दो नहीं, 20,000 बच्चों को उन गंदी जगहों से, उन कोठरियों से, उन अंधेरी कोठरियों से निकाला जा सकता था, जहां पर वो दिन भर बेचारे काम करते रहते हैं और जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। इसके बाद क्या होता है कि मुकेश जो है, देखो कितना बेचारे उदास। इसके बाद क्या होता है, मुकेश जो है लेखिका से कहता है कि क्या आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? तो लेखिका जो है मुकेश के साथ चलने के लिए राजी हो जाती। मुकेश कहता क्यों है मेरे साथ चलो? उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्यों चमकती? क्योंकि उसका जो घर था ना, वो रिबिल्ट हो रहा था। मतलब ऐसे समझो कि वो थोड़ा सा फिर से बनवाया जा रहा था। मतलब वहां पर जैसे मान लो 100 घर हैं या 1000 घर है, 1000 घरों में से मात्र 10 या 20 घर अगर पक्के बने हुए, तो 20 घरों के जो बच्चे हैं वो गर्व से कहेंगे कि हमारा घर पक्का बना हुआ है। इसलिए मुकेश जो है लेखिका के साथ कहां चल देता है? उसको लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। जब लेखिका उसके साथ साथ चलती है तो देखती है कि वो जो गलियां थी, जिन गलियों से वो गुजर रही, तो गलियां कूड़े से पटी हुई थी, एकदम पटी पड़ी थी कूड़े से। वहां पर बहुत ही भयंकर तरीके की बदबू आ रही थी। जितने भी मकान थे वो सभी जर्जर थे, उनके दरवाजे बिल्कुल जर्जर थे, उनमें खिड़कियां तक नहीं थी। बहुत ही भयावह स्थिति थी। और वहां पर लोग जो थे वो जानवरों के साथ में, जैसे पुरातन समय में जानवरों के साथ लोग रहा करते थे एक साथ में, मतलब एक ही घर, उसी में जानवर, उसी में लोग, उसी तरीके से वहां पर लोग रह रहे थे। फिर थोड़ी दूर के बाद जैसे मुकेश उसके साथ चलता जाता लेखिका के साथ, तो एक दरवाजा, वैसे ही लगभग वैसा ही घर था, एक दरवाजा आता है। मुकेश लात मारकर उस दरवाजे को, दाम से लात मारता और तेजी से उस दरवाजे को एकदम से खोल देता है। जब वो खोलता है उस दरवाजे को, तो लेखिका जो है मुकेश के घर के अंदर प्रवेश करती है। और जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि उसका घर पूरी तरीके से बना नहीं था। मतलब उसका जो घर था वो पूरी तरीके से बना नहीं था, मतलब पूरा बना नहीं था, आधा कच्चा था। मतलब आधी दूर पर उसमें झोपड़ी वाला मामला था, मतलब छप्पर वगैरह छाए हुए थे, और थोड़ा सा मकान, थोड़ा सा हिस्सा जो था वो पक्का बना हुआ था, ईंटों का बना हुआ था। इस तरीके से वहां देखा जाकर उसने, तो वहां पर क्या हुआ, उसने देखा कि वहां पर एक जो अंगीठी थी उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ पक रहा था। और उसको पकाने के लिए कौन महिला थी? जो वहां की एक महिला थी, एक छोटी, मतलब बहुत ही कम उम्र की महिला थी। और उसके अलावा ढेर से एल्यूमिनियम की प्लेटर्स लगी हुई थी, उनमें और कच्ची सब्जियां रखी हुई थी। वो महिला जो थी वो शाम का भोजन तैयार करने के लिए वहां पर ये सब कर रही
रही थी। वो महिला कौन थी? मतलब भले ही वो महिला जो थी उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था, भले ही वो महिला जो थी बहुत ही गरीब थी, लेकिन फिर भी वह जैसे ही लेखिका को अंदर देखती है वह उसकी तरफ बहुत ही प्यार से मुस्कुराती है। वो महिला कौन थी? वो महिला थी मुकेश की भाभी, मतलब मुकेश के बड़े भाई की वो पत्नी थी। तो इस तरीके से उसके ऊपर 3 लोगों के भरण पोषण का कह सकते हैं जिम्मा था, मुकेश का, मुकेश के भाई का, मुकेश के फादर का, 3 लोगों के भरण पोषण का उसके ऊपर जिम्मा बना हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, उम्रदराज व्यक्ति आता है, और जो महिला थी वो घूंघट करके वहां से चली जाती, मतलब एक ओट ले लेती है, मतलब दीवार के किनारे पर ऐसे खड़ी हो जाती, पल्लू डाल लेती अपने ऊपर, क्योंकि वहां पर एक रिवाज था कि बड़े बूढ़ों के सामने घूंघट करना होता था। और ये जो बड़ा बूढ़ा व्यक्ति था ये कौन था? ये मुकेश का ये कौन था? मुकेश का ये फादर था, मुकेश का पिता था ये, जो कि छोटे मतलब पहले क्या करता था, पहले वो एक काम करता था, पहले वो टेलर का काम करता था। टेलर का काम करने के बाद जब उसने टेलर का काम किया, खूब मेहनत की, टेलर के काम में खूब मेहनत की, उसके बाद उसने कौन सा काम करना शुरू कर दिया था? चूड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि जितने भी लोग वहां पर थे उनको चूड़ी बनाने के अलावा और कोई भी काम नहीं आता था। तो जो व्यक्ति था उसने चूड़ी बनाई, उसने चूड़ी बनाने में बहुत मेहनत की, उसने टेलर का काम करने में, दर्जी का काम करने में बहुत मेहनत की, फिर भी वो इतना ही पैसा बचा पाया कि जो तो टूटा फूटा सा घर उसने आधा सा पक्का बनवा लिया था, और इसके अलावा इतना पैसा भी नहीं था कि पूरा घर पक्का हो जाता, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुकेश को वो स्कूल भेज पाता। मतलब इस तरीके की उनकी भयावह स्थिति थी। मुकेश की दादी बोलती हैं, अब जब यही सब हो रहा था तो मुकेश की दादी बोलती हैं कि आखिर किया भी क्या जा सकता है, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, ये तो इनके कर्म है, मतलब इन्होंने तो पहले से अपनी किस्मत में ये सभी चीजें लिखवा रखी हैं, इनको कोई नहीं टाल सकता, इनको कोई भी हटा नहीं सकता है, ये भगवान की देन है। वो जो दादी थी मुकेश की, वो उन्होंने अपने पति को चूड़ियों के, मतलब कांच की चूड़ियों के कारण अंधे होते हुए देखा था ना। बड़ी भयावह स्थिति थी कि उनके जो बूढ़ी दादी थी, उनका जो पति था, उनके जो पति थे वो क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। क्यों अंधे हो गए थे? कि उनकी आंख में कुछ कांच वांच का कुछ सिस्टम हो गया होगा, पड़ गया होगा, इसलिए उनके जो पति थे वो पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। और वो कहती हैं कि हमने जीवन में और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यही हम लोग कांच का काम करना ही जानते हैं, इसके अलावा और कोई भी काम हमसे नहीं होता, या और भी काम हम नहीं जानते। तो लेखिका कहती हाँ बात तो सही है, ऐसा क्यों था? क्योंकि जहां पर भी वो देखती थी फिरोजाबाद की गलियों में जितने भी मकान थे, उन सभी मकानों में बड़े बड़े चूड़ियों के ढेर थे, रंग बिरंगी चूड़ियां उनमें रखी हुई थी। कहीं कहीं पर उसने हैंड कार्ड्स के, मतलब हाथ वाले ठेलों के ऊपर उसने ढेर सारी चूड़ियां देखी, जिनको कि लोग बेचने के लिए इधर उधर लिए जा रहे थे। तो इस तरीके से उसे एहसास हुआ कि वास्तव में यहां पर जो लोग की स्थिति है वो बड़ी भयावह है, बहुत ही खतरनाक है। और इसके अलावा जितने भी लोग वहां पर उसने देखे, वो सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में बैठे हुए, अपने कह सकते हैं अंधेरे घर में एक डिब्बी, या कह सकते हैं एक छोटी सी लाइट के चारों तरफ बैठे हुए चूड़ियों को वेल्ड कर रहे थे, चूड़ियों को जोड़ रहे थे, चूड़ियों को बना रहे थे। इसलिए ऐसा लग रहा था लेखिका को, कि इसलिए ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग इसीलिए मतलब वहां पर अंधेरे में काम करने के लिए अनुरूपित हो गए, मतलब उनकी जो आंखें थी ना वो अंधेरे में काम करने के लिए अनुरूपित हो गई थी, ढल गई थी, तो लाइट की अपेक्षा वो अंधेरे में भी काम कर सकते थे। और शायद इसी कारण से उनकी आंखों की रोशनी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती थी, या बहुत ही जल्दी उनकी आंखों की रोशनी छिन जाया करती थी। इसके बाद क्या होता है? सविता की स्टोरी शुरू होती है। सविता जो थी अपनी दादी मां के पास बैठी हुई चूड़ियों को आकार दे रही थी। तो लेखिका कहती है कि मतलब एक जब वो बूढ़ी दादी के पास बैठी चूड़ियों को आकार दे रही थी, तो लेखिका सोचती है क्या ये छोटी सी लड़की इन चूड़ियों की पवित्रता को समझती है कि ये क्यों बनाई जा रही है, क्या है इनका पर्पस, क्यों है, क्या है, कैसे, क्या है, क्या बनाते समय क्या इसको मालूम है? तो शायद नहीं मालूम है, क्योंकि वहां पर अब वो कहती है कि क्योंकि अचानक उसे एक दिन इस चीज का एहसास होगा। क्यों एक दिन एहसास होगा? क्योंकि वो कहती है कि जब एक दिन अचानक उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, चूड़ियां पहना दी जाएंगी, उसके ऊपर घूंघट डाल दी जाएगी, इट मींस शादी कर दी जाएगी। देखो इसके साथ ही एक तरीके से लेखिका ने यह भी व्यंग किया है कि वहां पर गरीबी तो पनप ही रही थी, और लेकिन उस गरीबी के साथ भयंकर रूप से वहां पर बाल विवाह प्रथा भी प्रचलित थी, मतलब बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। जैसे कि मुकेश के भाई की शादी कर दी गई थी, देखा ना कितनी कम उम्र की वो लड़की थी जिसकी शादी कर दी गई थी। तो जो सोचती कि सविता की एक दिन शादी हो जाएगी, तब उसको एहसास होगा कि शायद ये चूड़ियों का महत्व क्या है, चूड़ियों की कह सकते वैल्यू क्या है, क्योंकि उसकी जो दादी थी शायद उसी समय या उसी कम उम्र में उनकी शादी हुई थी और वो वहां पर आई थी। तो दादी उसकी बोलती हैं कि इतनी जिंदगी हो गई हम लोगों, मतलब चूंकि चूड़ियों के बनाने वालों के वहां हम लोग पैदा हुए, तो चूड़ियां बनाने के अलावा हम लोग और कुछ भी नहीं जानते हैं, और सही पूछो तो जिंदगी भर में हमने कभी भी पेट भर भोजन नहीं किया। याद रखिएगा, जीवन भर में उसको कहती कभी भी मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जिसकी दाढ़ी एकदम लहरा रही होती है, वो आता है और वो कहता है कि जो कुछ भी हमने किया, बहुत ही कष्ट हमने झेले, जो कुछ भी हमने किया वो हमने इतना प्राप्त कर लिया कि अपने लोगों के लिए या अपने परिवार के लिए हमने घर बना लिया। मतलब पूरी जिंदगी मेहनत की और जाकर एक छोटा सा बेचारा वो घर बना पाया, और कहता कि हमने बहुत कुछ कर लिया। तो लेखिका कहती है उस व्यक्ति की बात सुनकर, उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर ये निश्चित रूप से एहसास होता था कि उसने बहुत बड़ी चीज अर्जित कर ली थी, बहुत बड़ी बात उसने पूरी कर ली थी, जो कि आमतौर पर वहां के लोगों के लिए संभव नहीं हुआ करती थी। इसके बाद क्या होता है, वहां पर लेखिका अन्य लोगों से भी बात करती, अन्य लोगों से भी मिलती, तो जिससे भी मिलती थी वो सभी यही कहते थे
कि हमारे पास चूड़ी बनाने के अलावा और कोई काम करने के लिए पैसे नहीं है, यहां तक कि हमारे पास भोजन करने के लिए भी पैसे हैं, ये आवाज हर एक परिवार से उसको आती हुई सुनाई पड़ रही थी। तो इस तरीके से उसको महसूस होता है कि वहां पर जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर थी और बहुत ही भयावह थी, क्योंकि लगातार बहुत ही लंबे समय से मानसिक रूप से इतना भयंकर रूप से उनको प्रताड़ित किया गया था, या कह सकते हैं शारीरिक रूप से इतना काम ले लिया गया था कि उन्होंने बेचारों ने सपना देखना भी छोड़ दिया था कि हम कभी इस कुचक्र से बाहर भी हो सकते हैं। उन्होंने सपना ही देखना छोड़ दिया था कि वो कभी कुचक्र से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए लेखिका ने सोचा चलो एक इनिशिएटिव लिया जाता है इनको समझाने का। तो उसने कहा तुम लोग अपना ग्रुप बनाकर क्यों नहीं काम करते हो। कहती है कि तुम अपना ग्रुप बना लो, एक समूह बना लो, उसमें काम करो। तो वहां के लोग उससे कहते हैं, जो युवा थे वो कहते हैं, क्योंकि वो चाहती है कि वो बिचौलियों से बचे, जो मिडिल मैन है वो उनको चूस रहे हैं, जो की तरह उनको चूस रहे हैं लगातार। और वो कहती है उनसे बचने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक समूह बनाना होगा। समूह बनाकर तुम लोग काम क्यों नहीं करते, उसमें जो भी मार्जिन जो भी प्रॉफिट होगा तुम्हारा हो जाएगा। तो उसमें से लोग जवाब देते हैं, कहते हैं हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन अब इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब जब हम लोगों ने प्रयास किया तब तब हम लोगों को पुलिस वालों के द्वारा पीटा गया, घसीटा गया और जबरदस्ती किसी न किसी झूठे आरोप में जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। इस तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित किया गया और हम लोगों के बीच में कोई लीडर भी नहीं है जो कि हम लोगों को आगे का रास्ता दिखा सके। तो लेखिका महसूस करती कि वास्तव में ये लोग कैसे आगे निकलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, जब इनके अंदर इतना डर बना हुआ, इतना इनको चारों तरफ से दबाया जा रहा है कि ये कैसे आगे निकल पाएंगे। तब उसको लगा कि जो इनकी गरीबी है वो एक तरीके से मतलब एक जो उदासीनता है, उदासीनता के कारण वो कहां पहुंच गए, गरीबी तक पहुंच गए। गरीबी के कारण वो कहां पर अब उनको लालच के द्वारा चूसा जा रहा था और इसी के कारण उनके साथ अन्याय हो रहा था। तो एक सर्कल बन गया था, एक सर्कल बन गया था। सबसे पहले उसमें किसकी बात कही, उदासीनता की बात की गई। उदासीन, वो सभी लोग उदासीन हो चुके थे। उदासीनता के कारण वो किस चीज में आ गए, वो गरीबी में आ गए, कह सकते हैं वो गरीब हो गए। और गरीब होने के कारण उनको चूसा जाने लगा, मतलब उनसे लालच उनके अंदर नहीं, मतलब जो लालची लोग थे वो उनको चूसने लगे और इसी के कारण उनके साथ क्या होने लगा बेटा, अन्याय होने लगा। तो एक तरीके का सर्कल वो बन गया था, एक जहरीला सर्कल उनके चारों तरफ बन गया था। अब लेखिका इस चीज से बहुत द्रवित होती है और वो सोचती कि वास्तव में इस अगर दुनिया की बात की जाए तो यहां पर दो दुनिया है, मतलब एक नहीं, यहां पर दो दुनिया है। एक तो अमीरों की दुनिया है, एक गरीबों की दुनिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हैं, कह सकते हैं साहूकारों के द्वारा दबाए जाते हैं, पुलिस वालों के द्वारा दबाए जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दबाए जाते हैं, नेताओं के द्वारा दबाए जाते हैं। वो सभी दबा दिए जाते हैं, सभी परेशान किए जाते हैं। और एक तरफ अमीर लोग हैं जो कि बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। कैसे जीते, इनका खून चूस चूस कर, कह सकते हैं इनसे गलत तरीके काम करवा के, इनको कम पैसे देकर, बहुत ही भयंकर तरीके से अत्याचार करके, या एक तरीके से षड्यंत्र रच के इनको जो है कुछ नहीं करने देते हैं और इनके माध्यम से खूब पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से उसको एक दुनिया में, एक संसार में दो संसार दिखाई दिए। एक किसका संसार दिखाई दिया, गरीबों का, और दूसरा संसार उसको किसका दिखाई दिया, अमीरों का संसार दिखाई दिया। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसलिए जब लेखिका देखती कि मुकेश इतना ज्यादा एगर है, वो अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है, तो एक तरीके से लेखिका बहुत ही खुश हो जाती है। कहती वाह चलो कोई तो है, मतलब युवा नहीं सोच पा रहे हैं, ये बच्चा तो सोच रहा है कि मैं किसी का नौकर नहीं बनूंगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक बनूंगा, मैं मैकेनिक बनूंगा। तो कहती है कि बेटा ये बताओ तुम्हारे वहां से गैराज तो बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे। तो मुकेश फिर से जोर डालते हुए कहता मैं पैदल जाया करूंगा, मतलब कुछ भी हो जाए मैं ये काम नहीं करूंगा, मतलब मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा ही बनूंगा। अब लेखिका उससे पूछती है क्या तुम प्लेन उड़ाना नहीं चाहोगे, क्या तुम प्लेन के बारे में नहीं कुछ सोचते हो। तो लड़का जो था थोड़ा सा दुखी हो जाता है, थोड़ा द्रवित हो जाता है, या थोड़ा सा कह सकते हैं इसके अलावा थोड़ा सा वो शर्मा जाता है कि मतलब अफसोस उसको महसूस होता है। क्यों, क्योंकि वो ऐसा लगता था कि मानो कि जो गलियों में उसने कारों को दौड़ते हुए देखा था ना, वो बस वहीं तक सीमित रह जाना चाहता है। और इसके अलावा फिरोजाबाद उस जगह पर उस समय हेलीकॉप्टर या कैसे हवाई जहाज भी बहुत ही कम उड़ा करते थे। तो ये कहानी है। सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताया गया किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा सब कह सकते हैं कि जहरीले चक्रों को तोड़कर आगे निकलने के बारे में सोचता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।